जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि इन 50 में से आपने कितना स्कोर किया है। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर मैं शाम को चला रहा हूं, जैसा कि आपको पता ही होगा। 40 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर रह रहा है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का है। 40 आप डेली बेस पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो करंट अफेयर है वो आपका अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर में। रही बात 50 क्वेश्चन का, तो 50 क्वेश्चन में आप अच्छा स्कोर कर ही पा रहे होंगे। क्योंकि अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, जो आपको डाउट है वो क्लियर करते चलिए। क्योंकि देखिए, अब एग्जाम का डेट आने का संभावना बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जो कोरोना का इस टाइम हाल चल रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, तो सभी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ पे आ सकता है। तो तैयारी आप पहले से बना करके रखिए। कभी भी एग्ज़ाम हो जाए तो आपको अच्छा स्कोर कर लेना है और अपना एक सीट लेकर के रहना है, यानी अपना पीटी क्वालिफाई कर लेना है मेंस में जाने के लिए। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है और अपना स्कोर अच्छा खासा करना है। तो चलिए आज का सेट शुरू कर लेते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। चलिए बताइए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। देखिए, बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई लगभग देखा जाए तो 53 मीटर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। 12 दिसंबर 1911 में बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजित किया गया था। तो चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर से आप याद रखिएगा कि 1574 से 76 तक बिहार यानी अकबर का बिहार अभियान चला था और उसी समय मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था। बात करेंगे कि 1529 में बाबर ने अफगानों को घाघरा के युद्ध में हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजीपुर। देखिए, हाजीपुर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वैशाली जिले कब बनाया गया था। तो ये जो वैशाली जिला है ये 1932 में बनाया गया था। कब, तो 1932 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है निम्न में से यानी अधात्वर्धनीय धातु कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्ड। गोल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोना एक कोमल चमकदार धातु है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्वेशीय विभोजक पाए जाते हैं। बताइए, अंतर्वेशी विभोजक पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्तियों के तल में। चलिए 7वें का उत्तर जब आप करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्तियों के तल में उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। तो ये देखा जाए तो क्षारीय धातुओं के समान होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन का विन्यास, तो आप मारिएगा 1s1 होता है। इसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1.008 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से या फिर रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऊतक संवर्धन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऊतक संवर्धन। देखिए टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। टिश्यू कल्चर पौधों के रोग मुक्त होने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्तमान में खनिज तेल का उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 11 नंबर कहता है मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, ये अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर, यानी परिवर्तन का उसकी मांग प्रभाव पर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 11 का उत्तर ए हो जाएगा। देखिए मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग प्रायः मांग की कमी आएगा। वही बात करें आपूर्ति में, तो आपूर्ति अधिक वस्तु के होने पर कीमत में कमी आती है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, यानी अंग्रेजों की शिक्षा जो अंग्रेजी है वो कब बनाया था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 1835 हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। चलिए बताइए। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक यह भारत का प्रथम वायसराय था। इसी के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था और तीनों जगह एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंत समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps अंतः समुद्री केबल सिस्टम है, तो को डैश ने लॉन्च किया था, यानी किसने लॉन्च किया था। तो देखिए इसको रिलायंस जियो ने लॉन्च किया था। 14 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 15 नंबर कहता है कि डैश झारखंड का राजकीय फूल क्या है, यानी झारखंड का राजकीय फूल पूछा गया है। तो पुष्प पूछा गया है तो आप पलाश मारिएगा, यानी 15 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर उड़ीसा का राजकीय फूल तो कमल, असम का फोक्स टेल्ड, उत्तर प्रदेश का भी आपका पलाश ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी 16 नंबर कहता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। सभी को याद होना चाहिए कि इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, इब्न बतूता ने यात्रा वृत्तांत रेहलान नाम से लिखी है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। तो ये गया था ऑप्शन डी, यानी G.B. जोशी हो जाएगा। देखिए G.B. जोशी ने लॉर्ड लिटन के द्वारा 1877 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लिया था। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया आई थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था। तो लोकमान्य तिलक हो जाएगा। 18 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए केसरी मराठी भाषा में था, जबकि द मराठा अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। तो गोल गुंबज के बारे में पूछा गया है, तो यूसुफ आदिल शाह मारिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा गुंबद गोल गुंबद ही है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। आगे देखते हैं कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आंसर आपका 20 का डी हो जाएगा। भारत सरकार का कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि भारत ने इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया था। इसका पहला महीना चैत्र तथा अंतिम महीना फागुन है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नगर को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि नवाबों के नाम से कौन जानता है, आपको पता ही होगा, लखनऊ। लखनऊ को नवाबों के नाम से जाना जाता है। नागपुर खट्टे फलों के लिए जाना जाता है। कलकत्ता ऊंचे महलों के लिए जाना जाता है। तो आप नागपुर और कलकत्ता को अच्छे से याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 36 से 51 तक है। सभी को पता होगा 36 से 51 तक भाग 4 है। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच जो मीन टाइम है वो आपका बताइए कितना समय आगे है, यानी कितना घंटा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। इसका आंसर आपका 23 का बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला कहता है 24 नंबर कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है किसको। चलिए बताइए, सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। यह जर्मनी का रहने वाला था, आपका ये पॉइंट याद रखने वाला है। इसकी 2 पुस्तक लोकप्रिय थे, आपका दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो जाएगा। दोनों को आप याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। तो यूरोप का अखाड़ा देखा जाए तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि लेड ड्रॉप शब्दावली किस खेल से संबंध रखता है। तो ये आपका बैडमिंटन से संबंध रखता है। आंसर आपका 26 का डी उत्तर हो जाएगा। बैडमिंटन से देखिए लव, कोर्ट, क्रॉस, सॉन, नेट फॉल्ट्स, ये सब आपका देखा जाए तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। 4 मार्च याद रखिएगा, 4 मार्च 1951 को सर्वप्रथम यह खेल नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंसा किस खेल की संवाद या समिति संस्था है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। इटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम कि भारत का समाचार एजेंसी कौन कौन सा है, तो एक तो 3 नाम याद रखिएगा, UNI, यूनिवार्ता और PTI हो जाएगा। इस प्रकार से रूस का इंपॉर्टेंट है तास नौवस्ती। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल और अंतर्देशीय जल क्षेत्र की दृष्टि से रूस के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश आपका कनाडा हो जाएगा। 29 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का प्रमुख देश आपका रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। तो आप सीरीज याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां के काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री पीटर मुंडी किस देश का था। तो ये देखा जाए तो इटली का था। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिलॉसफी ऑफ द बम नामक क्रांतिकारी लघु पुस्तिका की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। आंसर आपका 31 का सी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा कितने तरह की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 प्रकार की नागरिकता प्रदान किया गया है। आप 6 को याद रखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए बताते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 18, 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो आप 6 को याद रखेंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम व्यायामी है जिसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर, यानी 33 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
शुगर टेक्नोलॉजी किस नगर में अवस्थित है? तो 34 का उत्तर देखा जाए तो आपका कानपुर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगर हम वही बात करें केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो चेन्नई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली आती है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी 35 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वन, पर्यावरण, शिक्षा, समाचार पत्र, बिजली। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा। देखिए यह महादेव पर्वत का स्थित है, यानी महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा की जो पहाड़ी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? खट्टे फलों के लिए तो इसमें देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 37 का सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा आप याद इसको रखिएगा। अगला है कि इग्लू किनका निवास है? इग्लू जो है ये एस्किमो प्रजातियों का निवास है। आंसर आपका 38 का बी हो जाएगा। यह घर बर्फ का बना होता है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो आप एस्किमो याद रखिएगा, कच्चा मांस ये लोग खाते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो देखिए ओजोन परत के बारे में याद रखिएगा, तो समताप मंडल हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी परत है। ओजोन एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार क्षुद्र का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें मंडल में ये आपका किया गया है। डी उत्तर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगर हम सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त, और श्लोक या फिर ऋचाएँ देखा जाए तो 10,462 आपका श्लोक या फिर ऋचाएँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कहता है एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो देखा जाए तो आंसर बी हो जाएगा, एक सतह, यानी एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। तो इस प्रकार से आंसर आपका 41 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो आंसर आपका बी हो जाएगा, शारदा सदन महादेव गोविंद रानडे। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि शारदा सदन रमाबाई 1889 से संबंधित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कहता है। 43 कहता है कि किसके अनुसार ब्याज एवं, यानी ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा किन्स हो जाएगा। आंसर आपका 43 का किन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन का परिणाम होता है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उपभोक्ता की आय। राइट आंसर सभी लोगों का यहाँ पे हो जाता है। उपभोक्ता के लिए उपबंध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है, तो सही आंसर देखा जाए तो ऋणात्मक हो जाएगा। आंसर आपका 45 का डी हो जाएगा। पेट्रोल और कार एक दूसरे के पूरक होते हैं। मांग और आपूर्ति के बीच गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचक मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो सही उत्तर देखा जाए तो राष्ट्रपति को चुनना, यानी 46 का उत्तर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? चलिए बताइए, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिए। तो देखिए इसका उत्तर ए हो जाएगा, उपभोग आय का एक भाग सही है। तो इस प्रकार से 47 का उत्तर आपका ए उत्तर हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे।
कहता है कि वास्तविक मजदूरी में शामिल है क्या? तो वास्तविक मजदूरी में देखा जाए तो सभी सेवाएं और माल शामिल हो जाते हैं। आंसर आपका 48 का ए हो जाता है। मजदूरी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। मजदूरी दर श्रम के उपयोग के लिए भुगतान की गई कीमत मानी जाती है। अगला है कि दुर्लभ मुद्रा वह होती है कौन सी? तो देखिए, दुर्लभ मुद्रा जो होता है वो जिसका बाहरी या फिर विदेशी मूल्य बढ़ा रहा हो। तो इस प्रकार से आपका 49 का उत्तर ए हो जाता है। 50 कहता है कि राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? चलिए बताइए 50 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए 50 का राज्य के राज्यपाल हो जाएगा। आंसर आपका 50 का बी हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने आंसर बी किया होगा, सभी लोगों ने। तो साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप बताइएगा कि आपने 50 में से कितना प्रश्न सही किया है। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर जल्द ही आएगा, उसमें भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। इस बार सिलेक्शन लेना है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।